आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि जो कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या फिर ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया जाए, तो जो व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है उनकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके लिए किस प्रकार से चुनौती हो सकती है और किस तरह के मामलों में उनके साथ सामने चुनौती हो सकती है और उनको सर्विस में किसी भी सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं किया जा सकता है। तो इसी से जुड़े हुए आप लोगों के जितने भी सवाल थे, मैंने सारे सवाल को कंबाइन किया और उसके बाद जो निष्कर्ष मुझे मिला और जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में ऐसा कोई एक सिंगल कानून नहीं है जो कि स्पेसिफाई कर सके कि इस प्रकार के अपराध में इतनी सजा होने पे या फिर इस प्रकार का प्रकरण दर्ज होने पे किसी व्यक्ति को किसी भी सरकारी नौकरी में अगर है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर निलंबित कर दिया जाएगा, या फिर जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं तो उनको नौकरी में नहीं लिया जाएगा। साथियों, इसके लिए हमने काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे फैसलों में इस बात का जिक्र किया है कि जहाँ पे जो अपराध है वो नैतिक अधमता, जिसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो मोरल टर्पिट्यूड से संबंधित है। इसका मतलब है कि जैसे जो भी अपराध हैं जिसमें सजा 3 साल, जिसमें सजा जो कारावास का जो प्रावधान है वो 3 साल से ज़्यादा समय तक का है, और ये जो अपराध है ये व्यक्ति से संबंधित है, किसी संपत्ति से संबंधित है या फिर देश की संप्रभुता से संबंधित है, देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो वहाँ पर जहाँ की भी किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो वहाँ पे उस व्यक्ति को सर्विस से सस्पेंड किया जा सकता है। और अगर वो व्यक्ति बाइज्जत बरी नहीं होता है तो उसे बाद में बर्खास्त भी कर दिया जा सकता है। अब साथ ही यहाँ पे हमने जो आपको बताया है, जो वर्ड यूज किया है बाइज्जत बरी, ये क्या होता है और कितने कितने प्रकार से लोग बरी हो सकते हैं, इसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट के अपने सेवा नियम होते हैं। सेवा नियम मीन्स कि जो जो भी सरकारी नौकरी होती है स्टेट की, हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग लोगों को उसमें जो भी सजा में जो भी भर्ती की जाती है या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार से कोई अपराध करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से जिक्र किया रहता है कि किस किस कंडीशन में उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और किस कंडीशन में उन्हें निलंबित किया जाएगा और किस कंडीशन में उन्हें सेवा में फिर से लिया जा सकता है। लेकिन जो कॉमन बातें हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। साथियों, अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, मीन्स कि वो कहीं जॉब कर रहा है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, और उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो साथियों वहाँ पे कई तरह की कंडीशन हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई मुकदमा इस प्रकार से दर्ज किया गया है जो कि जाने अनजाने में घटित हो गया, जैसे मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटना में 279, 337, 338 के जो मुकदमा होते हैं, अगर इस तरह के मुकदमे हैं तो इस तरह के मुकदमे में किसी भी सरकारी सेवक को सस्पेंड नहीं किया जाता है। लेकिन जहाँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको जो बताए हैं, जो इस तरह के जो सामान्य मुकदमे होते हैं इसमें सजा भी 3 साल से ऊपर नहीं, इसमें सजा भी 3 साल से कम है। लेकिन जो इस तरह के मुकदमे होते हैं जो मोरल टर्पिट्यूड मीन्स नैतिक अधमता से संबंधित हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 420 धोखाधड़ी या फिर एनडीपीएस का मामला है या फिर रेप, छेड़खानी, इस प्रकार से जो मामले हैं, या फिर 307 किसी को हत्या करने का प्रयास करना, या फिर 302 इस प्रकार से जो, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो मामले होते हैं, पीसी एक्ट के, तो इस भ्रष्टाचार से संबंधित मामले, तो इस तरह के जो मामले हैं जो एक कह सकते हैं कि जो हीनियस ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं, तो इस कंडीशन में जो भी व्यक्ति उसे उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और साथ ही उसमें जो दूसरी कंडीशन होती है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया था उसे बाद में बरी कर दिया गया है। तो साथियों, अगर बरी कर भी दिया गया है तो भी हो सकता है कि उसे फिर से बहाल ना किया जाए सर्विस में। उसकी वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में दो तरह से बरी हो सकता है। या तो केस में वो समझौता कर लेता है सामने वाली पार्टी से, या फिर अभियोजन जो
जो सरकारी वकील है, जो कह सकते हैं जो पुलिस है, वो अपने मामले को सही तरीके से प्रमाणित ना कर पाए तो उस कंडीशन में भी आदमी बरी हो सकता है। तो साथियों, जहाँ की कंडीशन पहली है, जहाँ किसी भी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति से समझौता कर लिया है, तो वहाँ पे वो भले ही बरी हो गया, लेकिन वो बाइज्जत बरी नहीं माना जाएगा। और उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि उसको सर्विस से फिर से बहाल किया जाए। एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊँ, अभी मैं केस देख रहा था, वो 307 का केस था। हमारे यहाँ भी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट है जिसने कि पुलिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और उसके बाद उसका सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में चूंकि उसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था, वो बरी भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पुलिस में नहीं लिया गया। उसकी वजह ये थी कि उसने वहाँ पे जो गवाह थे और जो पीड़ित था उन्होंने वो हॉस्टाइल हो गए थे उस केस में, मीन्स कि उन्होंने अपने बयान बदल लिए थे। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये माना, सबसे पहले तो पुलिस ने उसको नहीं लिया, उसके बाद व्यक्ति उसने रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी उसकी जो पिटीशन थी उसको अलाउ नहीं किया। उसको अलाउ इसलिए नहीं किया क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जो व्यक्ति बरी हुआ है वो समझौता करके वो बरी हुआ है, ना कि केस के मेरिट के आधार पर बरी हुआ है। और उसने जो अपराध किया था वो 307 का अपराध किया था, मीन्स किसी का उसने हत्या करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से उस मामले में उसकी पिटीशन खारिज कर दी गई और उस व्यक्ति को नौकरी पर नहीं लिया गया। तो साथ ही इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे मामला में अगर बाइज्जत बरी नहीं होता है, व्यक्ति समझौता के आधार पर बरी होता है, तो भी उसको हो सकता है कि बहाल ना किया जाए। और साथियों, जो बाइज्जत बरी होता है उसका मतलब होता है कि जहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने मामले को बिना किसी शक के साबित नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हुआ है। मीन्स कि कह सकते हैं कि जो केस के गुण दोष हैं, केस के मेरिट के आधार पे जहाँ फैसला होता है, जहाँ गवाहों ने ऐसा बोला है कि ऐसा अपराध हुआ है, जो पीड़ित है उसने भी बोला कि ऐसा अपराध हुआ है, लेकिन केस के जो फैक्ट हैं और जो जिस तरीके से लोगों ने अपने जो भी गवाही दिया है उसके आधार पर जो फैक्ट आए हैं, इसमें ऐसा निष्कर्ष निकल के आया है कि यहाँ पे ये व्यक्ति दोषी नहीं है और अभियोजन मामले को सही तरीके से साबित नहीं कर पाया, इसलिए इस व्यक्ति को बरी किया जाता है। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं जहाँ की अभियोजन मामले को बिना शक के आधार पर साबित नहीं कर पाता है, उस तरह के मामले को कहा जाता है कि यहाँ पे बाइज्जत बरी हुआ है। तो साथियों, जहाँ पे इस तरह की का केस होता है, तो कोई व्यक्ति जैसे सरकारी नौकरी में है, भले ही उसके ऊपर कोई भी कितना भी गंभीर केस लग जाए, लेकिन अगर वो बाइज्जत बरी हो गया है तो उसे सेवा फिर से बहाल कर दिया जाता है। तो ये आपने समझा कि किस कंडीशन में किसी भी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को बहाल किया जा सकता है। अब साथियों, जो दूसरी कंडीशन है जो वो है गिरफ्तारी। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी शासकीय सेवक है, अगर उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज होता है और उन्हें लगता है कि वो झूठा है, तो उन्हें सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि अगर वो अजमानतीय मामला है तो उन्हें एंटीसिपेटरी बेल की ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जहां मान लीजिए कि आपने किसी भी मामले में अगर आपने अग्रिम जमानत ले लिया है तो उस कंडीशन से आपकी सर्विस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है, आप 48 घंटे से ज़्यादा समय तक पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशल कस्टडी में आपका टाइम हो गया है, तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी इस प्रकार का मुकदमा दर्ज हो कोई जहाँ कि आपको लगे गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेल मिल सकती है तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे 48 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तारी हो जाती है, वो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में या फिर पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध रहता है, तो वहाँ पे उसे सस्पेंड किया जा सकता है। अब साथियों, इसके बाद अगला आप लोगों के सवाल थे कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज है तो क्या उन्हें सर्विस में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पे भी वही बात लागू होती है जो हमने बात किया है कि जहाँ पे उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रकरण दर्ज है जिसमें सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा है और प्रकरण विचाराधीन है, तो हो सकता है कि उन्हें सज़ा में ना लिया जाए, उन्हें सर्विस में ना लिया जाए। और अगर मामला मॉरल टर्पिट्यूड से संबंधित है, जैसे कि हमने आपको बताया कि संपत्ति से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है और देश की संप्रभुता से संबंधित है, तो इसलिए उन्हें सर्विस में ना लिया जाए। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए उनके खिलाफ कोई छोटे मोटे प्रकरण दर्ज हैं तो उन्हें सर्विस में लिया जा सकता है। अब इसके अलावा कुछ लोगों के ये भी सवाल थे, सर अगर हमारे खिलाफ 107, 116 और 151 की कार्रवाई की गई है तो क्या हमें सर्विस में लिया जा सकता है। तो साथियों, अमूमन इस तरह की जो कार्रवाई होती है ये शांति भंग करने को रोकने के लिए होती है। तो अगर आपके खिलाफ एकाध इस तरह के मुकदमे दर्ज है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 107, 116 और 151 का। लेकिन जहाँ पे आपके खिलाफ इस तरह के कई सारे प्रकरण दर्ज, कई बार आपको इस प्रकार के प्रकरण में आपको एसडीएम ने बुलाया है, आपके खिलाफ दर्ज किया गया है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें आप पास ना हो सके, आपका फेल हो जाए।
तो इस प्रकार से साथियों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पुलिस केस का क्या महत्व है। हाँ, कुछ लोगों ने साथियों जो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि जो वैवाहिक मामले में जो अपराध होते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो साथियों इस कंडीशन में भी यही रूल लागू होता है कि जैसे सीआरपीसी 125 का मुकदमा चल रहा है। सीआरपीसी 125 का जो मुकदमा होता है ये सिविल टाइप का मुकदमा माना गया है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मुकदमा मेंटेनेंस के लिए होता है जब वाइफ लगाती है अपने हस्बैंड के खिलाफ। लेकिन जहाँ पे 498A दर्ज है और उसके खिलाफ जान से मारने के लिए या फिर मारपीट, हाथापाई इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, जहाँ की सज़ा हो सकता है कि अगर 3 साल से ज़्यादा हो, अगर प्रकरण विचाराधीन है तो वहाँ पे उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है और बाइज्जत बरी होने में फिर से बहाल किया जा सकता है। तो साथियों इस तरह के आप लोगों के अलग अलग सवाल थे जो जिस पे हमने आपको बताया, और अगर आपके कुछ और भी सवाल इसी से संबंधित हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी केस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।